चलिए आ जाइए क्लास में, देख लीजिए क्या हो रहा है आज कुछ नया नया क्या मतलब वही उसका आगे का है। जो चीज़ें आपको अभी तक क्लियर नहीं हो रही थी, वो थोड़ा बहुत इशू था, वो मैं आज रिजॉल्व कर देती हूँ आपका सारा कुछ। ठीक है, अगर आगे भी कोई इशू आएगा तो आई एम अवेलेबल। ठीक, तो अब देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि एक बड़ा सा आग का, डस्ट का और धूल कणों का मिला हुआ एक बड़ा सा गोला था। उसमें एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट से टूट टूट के बहुत सारे जो हैं इस तरह के बन गए, और फिर ये भी घूमने लगे इसके चारों तरफ। जब ये इसके चारों तरफ घूमने लगे तो क्या हो गया, घूमते घूमते आपने देखा होगा कि कोई चीज़ एक शेप में आ जाती है, तो ये गोल हो गए, आकार में गोल हो गए। ठीक, तो ये वाला जो पार्ट था ये तो हो गया सूरज, इससे टूट के तो ये अलग बने थे, और जो टूट के इससे अलग हो गए थे वो हो गए हमारे ग्रह। ठीक है, इसके चारों तरफ चक्कर काटने लग गए, किसके, सूर्य के चारों तरफ। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट तो ये था कि ग्रह, एक कॉन्सेप्ट ये था कि देखिए ये है सूरज और ये है ग्रह, इसके चारों तरफ घूम रहे हैं, ये ग्रह है ना, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले, और जिनका अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता वही हमारे कहलाते हैं ग्रह। यही तो होती है ग्रह की डेफिनेशन। अच्छा, अब देखिए मान लीजिए, चलिए मैं इसको रिमूव करती हूँ और मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ, पृथ्वी से समझाने की कोशिश करती हूँ आपको उपग्रह क्या होते हैं हमारे। देखिए साहब, जैसे ये तो है सूर्य, मान लो ये सन मैंने बनाया, इतना छोटा नहीं है, मानना है, समझना। और ये है पृथ्वी, अर्थ है ये, ऐसे घूम रही है ये इसके चारों तरफ, ये वाले गोल गोल जो मैंने रास्ता चक्कर सा बनाया इस पे चारों तरफ ये घूमती है। ठीक है, अब क्या है कि इसके भी चारों तरफ घूमने वाला एक है जिसको कहा जाता है मून, चंद्रमा। ठीक, और इसी को कहते हैं हम उपग्रह। तो उपग्रह की क्या डेफिनेशन हुई, उपग्रह वह होता है, उपग्रह ऐसा खगोलीय पिंड होता है जो कि किसी ग्रह की परिक्रमा करता है, जो कि किसी ग्रह के चारों तरफ घूमता है, और उसके साथ साथ सूर्य के चारों तरफ तो घूमेगा ही, क्योंकि जब इसे इसके चारों तरफ घूमना है और ये घूमती है तो इसके चारों तरफ तो ये भी घूमेगा, ऑब्वियस बात है, ठीक है नहीं। ये ऐसे ही समझ लो जैसे कि किसी जानवर के पैर में आपने देखा होगा कई बार गधों को बंधे हुए देखा होगा, है ना, आपस में, तो वो एक जहाँ जाएगा दूसरा उधर ही जाएगा, तो सेम इसके साथ भी है, ये पृथ्वी का और चंद्रमा का भी है। ठीक है, चलिए अब तक ये हमने देख लिया था। अब मुझे आपको यहाँ ये समझाना है, जैसा कि चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम ही ये है कि पृथ्वी की गतियाँ, पृथ्वी कैसे कैसे गति करती है। देखिए मैंने कल आपको एक वीडियो भेजा था, पता नहीं वो आपने देखा है कि नहीं देखा है। अगर नहीं भी देखा है तो भी कोई बात नहीं, और अगर देख लेते तो ज़्यादा अच्छा होता, नहीं देखा होगा तो आज देख लीजिएगा। ठीक, ये दो तरह की गतियाँ करती है, एक होती है घूर्णन गति। कौन सी गति, घूर्णन, जिसे कहते हैं रोटेशन। आपने कभी देखा होगा लट्टू घूमता हुआ, लट्टू जो घूमता है ना, पृथ्वी भी ऐसे घूमती है, अपनी धुरी पे घूमती है। ठीक, जैसे ये निशान यहाँ ये आप एक पृथ्वी का फोटो देख रहे होंगे, और इसकी घूमने की दिशा, ये जो तीर लगे हुए हैं ये इसकी घूमने की दिशा है, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। समझ के बाद दूसरी गति होती है इसकी परिक्रमण गति। कौन सी गति, परिक्रमण, जिसे कहते हैं रिवॉल्यूशन, जिसे कहते हैं हम क्या, रिवॉल्यूशन। देखिए आपने कभी किसी जानवर को देखा है क्या रस्सी से बंधे हुए, जैसे यहाँ एक खूंटा गड़ा हुआ है और एक गाय है, उसको रस्सी से बांध रखा है, तो वो क्या करती है, जहाँ तक वो घूम पाती है, जितनी उस रस्सी की रेडियस होगी वहीं तक तो वो घूम पाएगी, ऐसा होता है ना। तो अब वो इसी के चारों तरफ ऐसे यहाँ तक की घास, यहीं तक का चारा खा सकती है, इससे आगे ना वो जा पाएगी ना कुछ, क्योंकि उसके गले में ये बंधा है। ठीक ऐसा ही पृथ्वी के साथ भी है, जैसे ये सूरज है, ये हमारा सूर्य है, जिसे आप सूरज कहते हैं, या आप इसको सोल देवता या सोलर देवता, इस तरह की चीज़ें इसको नाम दिए जाते हैं। अब देखिए क्या होता है कि ये पृथ्वी हमारी है, इसके गले में कोई रस्सी नहीं बंधी है ऐसी, लेकिन एक फोर्स है, एक बल है जिसको कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण बल।
जो कि हर चीज़ को अपनी तरफ खींचता है। तो सूरज का गुरुत्वाकर्षण तो बहुत बड़ा होगा, क्योंकि जो बॉडी जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उसका गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक, इसीलिए तो हम कोई भी चीज़ ऊपर की तरफ फेंकते हैं वो तुरंत से नीचे आ जाती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज़्यादा है। समझ गए आप? पर पृथ्वी सूर्य से तो बहुत ज़्यादा छोटी है, तो इसलिए किसका गुरुत्वाकर्षण काम करेगा? सूर्य का गुरुत्वाकर्षण काम करेगा। और इसीलिए पृथ्वी इसके चारों तरफ घूमती है। और इसी वाली जो गति है इसी को कहा जाता है परिक्रमण गति, जो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। ठीक, मतलब ये ऐसे समझ लीजिए जैसे एक लट्टू घूम रहा है और घूमता 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 वो किसी चीज़ के चारों तरफ भी घूमना शुरू कर दे। समझ गए आप? तो वही वाली गति जो होगी वही पृथ्वी की दोनों गतियाँ। देखिए ये घूर्णन जो है ना, पृथ्वी अपनी दूरी पर, मान लो ये पृथ्वी बनाई मैंने और इसका ये इसके चारों तरफ घूमती है, जो ये मैंने लाइन बनाई इसके चारों तरफ। तो मान लो कोई स्थान अभी सुबह के 12 बजे हैं और वो यहाँ पे था, मान लो ऐसा मान लेते हैं। तो अगले 24 घंटे के बाद में ये स्थान फिर से यहीं आ जाएगा जहाँ से इसने चलना शुरू किया था। ठीक है, ये घूमते घूमते इधर ही आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे तो ये 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है अपनी धुरी पर, जब ये अपनी धुरी पर घूमती है। और परिक्रमण जो है 365 दिन और 6 घंटे में पूरा करती है। यानी कि मान लो पृथ्वी ने यहाँ से चलना शुरू किया और आज डेट है कितनी, आज मान लो 5 मई है, आज इसने यहाँ से चलना शुरू किया तो ठीक 365 दिन और 6 घंटे के बाद में ये पृथ्वी फिर से यहीं आ जाएगी। ठीक, अगर 5 मई में 365 दिन और 6 घंटे जोड़ दिया जाए तो पृथ्वी फिर से इसी स्थान पे मिलेगी। समझ गए जी आप? ठीक है, समझ गए। तो अभी क्या करते हैं हम लोग कि हम जो कहते हैं ना साल 365 दिन का होता है, तो 365 दिन ही हम लगाते हैं अपनी सुविधा के लिए। 6 घंटे जो है ना, इन्हें हम जोड़ते नहीं हैं। 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे 4 साल तक ये 6 घंटे जोड़ के फिर ये 1 महीना पूरा बन जाता है। 6 6 6 6 6 है ना, महीना नहीं मतलब एक दिन हो जाता है। 6 चौक 24, सॉरी, एक दिन हो जाता है, 24 घंटे हो जाते हैं। और उस 24 घंटे का मतलब हो गया एक दिन, हो गया ना एक दिन। इसको उठा के हम उसमें जोड़ देते हैं फरवरी में, उसी को कह देते हैं हम क्या क्या कहते हैं, उसी को लीप ईयर कह देते हैं। यानी कि उस दिन उस वाले साल में जब फरवरी 29 दिन की होगी, नॉर्मली 28 की होती है, और अगर वो 29 दिन की है तो इसका मतलब हो गया कि साल में कितने दिन हो गए, 366 दिन हो गए जी, 366। ठीक है, यानी कि लीप ईयर में हमें एक दिन ज़्यादा मिलता है। समझ गए होंगे आप? चलिए अब इससे आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं। यहाँ तक अगर आपको कोई इशू आएगा तो आप लोग मुझसे पूछ लेंगे कि जी हमें यहाँ समझने में दिक्कत हुई है। अभी देखिए और आगे चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी आपको। देखिए साहब, ये था। अब देखिए यहाँ पे ये हमने ये इतना समझ लिया, ये वाला पैरा हम समझ गए पूरा। ठीक, अब हम आते हैं यहाँ पे, ये है कक्षीय समतल। मैं आपको एक फ़ोटो दिखाती हूँ। देखिए ये एक फ़ोटो दिख रहा है ना आपको, ये ब्लू कलर वाला जो फ़ोटो है ये दिख रहा है आपको। तो है क्या कि मान लो एक बॉल ली आपने आपके पास एक बॉल थी, आपने उसमें कोई एक लोहे की छड़ सुई जो भी उसमें जा सकती है, आपने उसको लेके उसमें घुसा दिया। जैसे मान लो ये वाली छड़ मैंने ऐसे घुसा दी। ठीक, तो अभी तो ये ऐसे होनी चाहिए थी सीधी, लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब ये जो छड़ी है वो ऐसे नहीं है, वो ऐसे है, तिरछी घुसी हुई, ऐसे घुसी हुई है वो। ठीक है, यानी कि बॉल को मैं अगर थोड़ा सा झुका लूँ तो वही वाली जो धुरी है वो पृथ्वी में ऐसी है। ये है नहीं कुछ काल्पनिक है, मतलब हम ऐसा मान क्या रहे हैं, मतलब ऐसा देखा गया है टेलीस्कोप से कि पृथ्वी कुछ झुकी हुई है। अब वो कितनी झुकी हुई है, वो झुकी हुई है इस वाली लाइन से। देखिए जैसे ये एक वृत्त होता है ना, वृत्त होता है तो ये कितना होता है, पूरा होता है 360 डिग्री का, ऐसे तो होता है। तो अगर इसे मैं 4 भागों में बांट दूंगी तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला सिंगल हिस्सा एक पीस, ये कितने का, 90 डिग्री का, तभी तो 360 का होगा पूरा ये। तो जब मैं यहाँ से कोण बनाऊंगी
तो जब मैंने क्या किया है देखिए, अब आप समझ पाएंगे। जैसे ये है तो ये वाली लाइन यहाँ से झुकी हुई है, ये सीधी लाइन थी, तो जो ये वाला जो कोण है ये बन रहा है कितने का, 23.5 डिग्री का कोण बनेगा। और ये पूरा 90 है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा 90 है ना, तो बचा कितना अब 66.5 डिग्री। तो अब हम कह देते हैं कि पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी अपने कक्ष के द्वारा, जो कक्ष उसका समतल है उससे वो बनाती है कितने का कोण बनाती है, जो ये कक्षीय समतल है इससे बनाती है 66.5 डिग्री का कोण, और जो परपेंडिकुलर है उससे बनाती है 23.5 डिग्री का कोण। बस आप ये इतना मत आप समझिए, आप सिर्फ इतना समझिए कि पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई है कितनी, 23.5 डिग्री। सिंपल हो गया। और अपना जो उसका, जब वो 23.5 डिग्री झुकी है तो बाकी जो बचेगा वो उसका कक्षीय तल ही तो होगा। तो वो जो यहाँ पे कक्षीय समतल से जो अपना वो बनाती है, अगर पृथ्वी की ये वाली लाइन जो है वो सीधी होती तो ऐसी होती, लेकिन ऐसी ना हो के वो ऐसी है। अभी जो बन रहा है एंगल वो बन रहा है 66.5 डिग्री का। ठीक है जी, चलिए अब आगे चलते हैं। एक ये वाला कॉन्सेप्ट है प्रदीप्ति व्रत। देखिए जी, जैसा ये आपको ये वाली फ़ोटो दिख रही है ना, यहाँ पे ये सूर्य बनाया हुआ है, ये पृथ्वी है, ये जो ये फ़ोटो है इस तरह का ये वाला, तो पृथ्वी ऐसे है, ये गोल है, इस तरह की है ना, तो इस पे जो रोशनी आ रही है वो पृथ्वी के आधे भाग पर ही मिल पाती है। ठीक, आधे भाग में जिधर रोशनी मिल रही है उधर तो उजाला होता है, और जिधर नहीं मिल रही उधर अंधेरा होता है। यही तो दिन हो जाएगा और यही तो रात हो जाएगी, यही तो है ये। ठीक है, अब देखिए क्या है, प्रदीप्ति व्रत क्या हो गया, जो कि दिन और रात को अलग कर रहा है। जो लाइन जो है ये, यानी कि ये एक ऐसी जगह, एक ऐसी लाइन भी तो होगी जो कि बिल्कुल इनके बीच में होगी, जहाँ से इधर देखेंगे तो दिन हो जाएगा और इधर चले जाएंगे तो रात हो जाएगी। इसी को कहा गया है प्रदीप्ति व्रत। ठीक, चलिए अब ऊपर चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या है। अब आप देखिए ये वाला जो फिगर है ना, ये बहुत ही बढ़िया फिगर है। अच्छा, 1 मिनट के लिए आप इमेजिन करिए कि मान लो पृथ्वी ने घूमना बंद कर दिया, वो अपनी धुरी पर नहीं घूम रही है। ठीक है, तो होगा क्या कि जो भाग सूर्य के सामने होगा वहाँ तो हमेशा दिन हो जाएगा, और जो भाग सूर्य के पीछे होगा, जहाँ सूर्य की रोशनी नहीं जा रही होगी, वहाँ अगर हमेशा अंधेरा होगा। यही तो होगा अगर पृथ्वी अपनी धुरी पर नहीं घूमती है। वो अपनी धुरी पर घूमती रहती है, तभी तो जो पिछला भाग है वो आगे आ जाता है घूम के, तो वहाँ दिन हो जाता है, फिर अगला भाग पीछे चला जाता है। आप देखिए, किसी बॉल को हाथ में लेके आप ऐसे घुमाइए तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो भाग आगे था वो पीछे चला जाएगा कुछ देर बाद, है ना। और मान लो आप कोई रोशनी उस पर डाल रहे हैं, मान लो एक बल्ब के सामने आप घुमाइए एक बॉल को, अब बल्ब के सामने जैसे जैसे उसको घुमाते चले जाएंगे तो जो पीछे वाला भाग है वहाँ अंधेरा होता चला जाएगा, और जो आगे वाला भाग है उस पर रोशनी पड़ती चली जाएगी। सेम पृथ्वी का भी यही होता है। तो ये होता है उसका तब जब वो अपनी धुरी पर घूम रही है, यानी कि जब वो घूर्णन कर रही है, जब वो रोटेट कर रही है, जैसे लट्टू घूमता है वैसे घूम रही है। ठीक है, तो दिन रात इसी की वजह से होंगे। अब परिक्रमण से क्या होगा कि आप ये देखिए, मान लो ये अभी ये पृथ्वी यहाँ थी, अब थोड़े दिन बाद में ये घूम के यहाँ पहुँच जाएगी, फिर थोड़े दिन बाद घूम के यहाँ पहुँच जाएगी, फिर थोड़े दिन बाद घूम के यहाँ पहुँच जाएगी, घूमती रहेगी ना ऐसे ही। तो देखिए इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, ये कर रहा है 22 दिसंबर की बात है, ये 22 दिसंबर की बात है। ये आपको याद होगा कि 22 दिसंबर को हमारे यहाँ भारत में क्या होता है, ठंड होती है ना। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जो हैं यहाँ पे हैं, इधर हैं हम, हमारी सिचुएशन कुछ यहाँ पे है ना। तो 24 घंटे में हम घूम के उसके सामने तो आ जाते हैं, लेकिन जो सीधी रोशनी है वो हम पे नहीं पड़ रही है, क्योंकि हम तो यहाँ है ना, हम पे तो बहुत थोड़ी सी आ रही है रोशनी, हल्की सी रोशनी आएगी ना। हमारे आपने देखा होगा कि सर्दियों में हमारे यहाँ धूप जो है ना वो कम आती है, ऐसा होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी अपने जो चक्कर है वो परिक्रमा करती है सूर्य के चारों तरफ। तो जो हमारा वाला जो हिस्सा है, जो हम जहाँ हम रहते हैं, वो जो है वो भाग सूर्य से दूर होता है। समझ गए बात आप। तो इससे क्या होगा, मौसम चेंज होते हैं, तभी तो हमारे यहाँ ठंड आई।
अब जैसे ही घूम के अब इसके अपोजिट वाली स्थिति देख लीजिए आप, ये है 21 जून की। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि 21 जून को हमारे यहाँ बहुत कड़ाके की गर्मी पड़ती है। और मैं आपको एक बात यहाँ बताते चलूँ कि 21 जून भारत के अंदर, या यूँ कहूँ कि पूरे उत्तरी गोलार्ध में, पूरे नदर्न हेमिस्फीयर में क्या है, पूरे नदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है कि वो, देखिए गोलार्ध ही लिखूंगे नहीं तो आप लोग फिर, उत्तरी गोलार्ध, पूरे उत्तरी गोलार्ध में दिन की लंबाई सबसे ज़्यादा होती है 21 जून को। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सूर्य की किरणें आप देख रहे हैं ना, सीधी पड़ रही हैं। ये है कर्क रेखा, और कर्क रेखा भारत से बीच से होकर गुजरती है ना। तो यहाँ पे देखिए ये सीधी किरण, जो बीच वाली किरण है, ये इसके ऊपर पड़ रही है। और आप यहाँ देख रहे होंगे तो ये बीच वाली किरण नहीं पड़ रही है, यहाँ सबसे लास्ट वाली जो किरण है वो पड़ रही है। समझ में आया? तो जहाँ पे जो आप देखिए, जब आप कभी आपने आग के आगे हाथ सेके होंगे तो आपका जो भाग, जो शरीर का अंग आग के बिल्कुल करीब होता है, वहाँ पे बहुत तेज़ आंच लगती है एकदम, मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा एकदम लगता है वहाँ से। सेम सूर्य और पृथ्वी के साथ भी है। तो पृथ्वी का जो भाग सूर्य के एकदम पास होगा, एकदम डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, गर्मी बहुत बढ़ जाएगी, है ना। तो ऐसा ही इसलिए यहाँ होता है 21 जून को ये वाली स्थिति होती है कि उत्तरी गोलार्ध में, या यूँ कहो कि भारत में, 21 जून का जो दिन होता है ना, वो सबसे लंबा दिन होता है। आपने देखा होगा कि गर्मियों में लंबा दिन इसीलिए होता है क्योंकि ज़्यादा देर तक धूप चमकती है। ज़्यादा देर तक धूप चमकेगी तो क्या होगा, दिन लंबा ही होगा ना। ठीक है, अब देखिए, अब एक सिचुएशन मैं आपको यहाँ ड्रॉ करके बताती हूँ। जैसे मान लो ये सूरज है, ठीक है साहब, और ये है हमारी पृथ्वी। यहाँ से रोशनी निकलेगी सूर्य से, ऑब्वियस बात है, ये निकलेगी ऐसे, ये ऐसे फैलती चली जाएगी। ऐसा होता है, ये फैलती चली जाएगी। अब क्या होगा कि एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब ये सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही होंगी 0 डिग्री पर। सीधी कहाँ पड़ रही होंगी? 0 डिग्री पर। और जब ये 0 डिग्री पर सीधी पड़ेंगी तो उस टाइम क्या होगा कि दोनों गोलार्ध में बराबर रोशनी होगी, यहाँ भी। आप देखिए, आप क्या करिए, बॉल लीजिए और टॉर्च जलाइए, उस टॉर्च को सीधा एकदम, बॉल को उसके बिल्कुल सामने रखिए सीधा। तो जब आप ये देखेंगे तो आप समझ पा रहे होंगे कि दोनों, मतलब पूरी की पूरी बॉल पे जो आधा हिस्सा है, मतलब थोड़ी बड़ी सी बॉल अगर आप लेंगे और जो रोशनी डालने वाला जो ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो टॉर्च है, वो थोड़ी छोटी है, तो आपको समझ में आएगा कि जितने भाग में रोशनी पड़ रही है उस भाग में ऊपर भी उतनी रोशनी पड़ रही है और नीचे भी उतनी रोशनी पड़ रही है, ना तो कहीं कम हो रही है और ना तो कहीं ज़्यादा हो रही है। तो 23 सितंबर और 21 मार्च का जो दिन होता है, 23 सितंबर और 21 मार्च का जो दिन होता है, वो ऐसा ही होता है कि जब पूरी दुनिया में दिन और रात की लंबाई जो है ना, वो बराबर होती है एकदम। समझ गए बात आप? चलिए, भारत के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखते हैं तो 21 जून का दिन यहाँ सबसे लंबा दिन, और 22 दिसंबर का जो दिन होता है वो यहाँ सबसे छोटा दिन होता है। और 23 सितंबर और 21 मार्च को यहाँ पे, और क्या पूरी दुनिया में ही जो है, दिन और रात की लंबाई वो बराबर होती है। अब मैं आपको एक फिगर और यहाँ बना के समझा देती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। अब देखिए क्या है, देखो सब, ये है सूरज, ठीक है, ये है सूरज, सन है ये हमारा, और ये है पृथ्वी के घूमने का जो रास्ता है वो वाला। पृथ्वी अभी यहाँ थी, सूर्य की रोशनी ऐसे पड़ रही है, और आपको ये बात पता है कि पृथ्वी ऐसे झुकी हुई है। एक ये वाला फिगर है, एक ये वाला फिगर है, ये मतलब ये पृथ्वी है, ये घूम के यहाँ पहुँच गई, फिर घूम के यहाँ पहुँच गई, फिर घूम के यहाँ आ गई, फिर घूम के इधर आ गई, है ना। ऐसे ही तो घूम रही है, ये ऐसे घूम रही है। आपको ये बात पता है कि सूर्य, ये जो कर्क रेखा है ना, वो हमारे बिल्कुल बीचों बीच से निकलती है। तो 21 जून का जो दिन होगा ना, वो ऐसा होगा जब सूर्य की सीधी किरणें जो हैं वो
किस पे पड़ेंगी? कर्क रेखा पर। और जब कर्क रेखा पर पड़ती हैं किरणें पड़ेंगी और वो हमारे बीच से निकल रही है बिल्कुल मत, यानी कि हमारी स्थिति जो है कर्क रेखा पे, तो हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी ना। तो यही वाला जो मौसम होता है ये होता है हमारे यहाँ गर्मी का मौसम। अब ठीक इसके अपोजिट वाली सिचुएशन देखिए, ये है ना, ये है 22 दिसंबर की स्थिति मान लीजिए। तो अब 22 दिसंबर को क्या हो रहा है? 22 दिसंबर को जो सूर्य की सीधी किरणें हैं वो पड़ रही हैं मकर रेखा पर, यानी कि ये पृथ्वी घूम के इसकी स्थिति ऐसी आ गई है कि अब ये घूमती घूमती ऐसी जगह आ गई है कि अब जो सूर्य की जो सीधी किरणें हैं ना वो मकर रेखा पर पड़ रही हैं। तो जब मकर रेखा पर पड़ रही हैं तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मकर रेखा गुजरती है ऑस्ट्रेलिया से होके। मकर रेखा जहाँ जहाँ से भी गुजरती होगी वहाँ वहाँ गर्मी पड़नी शुरू हो जाएगी। यानी कि अगर दिसंबर में हम देखें तो हमारे यहाँ सर्दी होती है, और जो इक्वेटर से नीचे के जो हिस्से हैं, मैंने आपको ये बताया था ना, ये पृथ्वी है, ये है, ये इसका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये इसका सदर्न हेमिस्फीयर, ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। तो जब उत्तरी गोलार्ध में सर्दी होगी तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? गर्मी होगी। और जब यहाँ गर्मी होगी तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? यहाँ पे सर्दी होगी। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पृथ्वी अपने चारों, जो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण करती है, इसीलिए ये वाला होता है। यानी कि मौसम जो परिवर्तित होते हैं, ऋतुओं में जो परिवर्तन होता है वो होता है किसके कारण? पृथ्वी की परिक्रमा के कारण। परिभ्रमण जो पृथ्वी करती है अपनी धुरी, अपने सूर्य के चारों तरफ, इसी के कारण मौसम परिवर्तित होते हैं, ऋतुओं का परिवर्तन होता है। और जो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है उससे क्या होता है? दिन और रात परिवर्तित होते हैं, है ना। चलिए, एक ये चीज़ हो गई। अब देखिए उत्तरी अयनात एक चीज़ लिखी है और एक यहाँ पे लिखा होगा इसी के अपोजिट में दक्षिणी अयनात। देखिए साहब होता क्या है, मान लो ये है सूरज, है ना, और ये है पृथ्वी। एक सिचुएशन, मतलब ये मैंने उल्टा बना दिया है आपको समझाने के लिए, सूरज बड़ा है पृथ्वी छोटी है। अभी समझना है आपको कैसा है। देखिए साहब, सूर्य की किरणें जब सीधी पड़ रही हैं इक्वेटर पे तो पूरी दुनिया में बराबर रोशनी जारी होगी। जहाँ अगर दिन है तो बराबर दिन रात हो रहे होंगे, दिन भी उतना ही बड़ा, रात भी उतनी ही बड़ी, पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा होगा क्योंकि ये पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच है इक्वेटर जो है। समझ गए आप ये बात। अब एक दूसरी बात समझिए। देखिए साहब, पृथ्वी तो घूम रही है, वो तो रुक नहीं रही। एक टाइम ऐसा आएगा, ये सूरज तो फिक्स है, एक टाइम ऐसा आएगा जब इसकी जो है ना सीधी रेखा पड़ेंगी, सीधी किरण पड़ेंगी किधर किधर की तरफ पड़नी शुरू हो जाएंगी? कर्क रेखा पर मान लो पड़ रही हैं। सूरज कहीं नहीं गया, जहाँ गई पृथ्वी गई। यानी कि उत्तरी अयनात का मतलब हुआ जब पृथ्वी ऐसी जगह आ जाए घूम के कि जहाँ पे सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ें। जब पृथ्वी ऐसी जगह घूम के आ जाए जब सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़ें? कर्क रेखा पर पड़ें, तो उसी को वही कहलाता है पृथ्वी का उत्तरी अयनात। अयनांत है ना। और इसी को कहते हैं हम समर सोलेस्टाइस। इसे आप छोड़िए, ऐसा 21 जून को होता है, इसीलिए यहाँ सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रातें होती हैं। देखिए सिचुएशन ये वाली है जो मैंने आपको अभी समझाया ना, ये वाली सिचुएशन है जो मैंने अभी आपको बताया है कि सूरज तो अपनी जगह फिक्स है, कहीं नहीं जा रहा है। हमें ऐसा लगता है कि सूरज ऊपर आ गया है, जबकि होता क्या है कि पृथ्वी ऊपर आ जाती है। पृथ्वी यानी कि ऐसी स्थिति में आ जाती है वो कि सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर चमकनी शुरू हो जाती हैं, तो उसी को कहा जाता है उत्तरी अयनात। हमें ऐसा लगता है कि सूरज उत्तर की तरफ चला गया है ना, जबकि जाती कौन है? ये जाती है पृथ्वी। ऐसा ही होता है दक्षिणी अयनात में, इसका ठीक उल्टा होता है। जब पृथ्वी की स्थिति ऐसी हो कि सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़नी शुरू हो जाएं? मकर रेखा पर, तो उसी को कहा जाता है दक्षिणी अयनात। हम कहते तो ये हैं कि भाई ये सूर्य का दक्षिणी अयनात नहीं, ये एक्चुअली में हो क्या रहा है, क्योंकि सूरज तो फिक्स है, वो तो कहीं जा नहीं रहा, पृथ्वी घूम रही है जहाँ भी घूम रही है।
तो पृथ्वी घूम के एक ऐसी स्थिति में आ जाती है जब सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़नी शुरू हो जाती हैं, मकर रेखा पर। जो मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था, ये वाला हिस्सा, ये पृथ्वी है 0 डिग्री, 23.5 डिग्री ऊपर जो नॉर्थ में वो कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री जो साउथ में वो है मकर रेखा। ठीक, जब सूर्य इस कर्क रेखा पर होता है तो उसी को कहा जाता है उत्तरी अयनांत, और जब सूर्य यहाँ चमकता है सीधा मकर रेखा पर तो इसी को कहा जाता है दक्षिणी अयनांत, और जब सूर्य 0 डिग्री पर चमकता है तो इसी को कहा जाता है विषुव। और जब विषुव होगा तो दिन रात की स्थिति कैसी होगी, बराबर होगी, दिन रात की जो लंबाई होगी वो बराबर होगी पूरी दुनिया में। और जब कर्क रेखा पर चमकेगा तो यहाँ पे दिन लंबे हो जाएंगे क्योंकि ज़्यादा देर यहाँ गर्मी रहेगी, और जब मकर रेखा पर चमकेगा तो यहाँ पे दिन लंबे रहेंगे। यानी कि जब कर्क रेखा पर दिन लंबे हैं तो यहाँ की रात कैसी होंगी, छोटी होंगी। ऐसे मकर रेखा पर जब दिन लंबे होंगे तो यहाँ पर रात छोटी होंगी। ठीक, अब कर्क रेखा पर जब गर्मी पड़ेगी तो मकर रेखा पर तभी सर्दी पड़ती है, और अगर मकर रेखा पर सर्दी पड़ रही है तो इसका मतलब क्या है कि हमारे यहाँ क्या होगा, गर्मी पड़ रही होगी। तो आप इससे ये एक छोटी सी बात समझ गए होंगे कि देखिए 25 दिसंबर जो होता है ना, 25 दिसंबर तो कब आता है हमारे यहाँ उस टाइम पड़ रही होती है सर्दी। और मैंने आपको बताया कि मकर रेखा जो है ना ऑस्ट्रेलिया से होके जाती है, तो इसका मतलब क्या है, अगर मैंने आपको ये बताया कि 25 दिसंबर को हमारे यहाँ सर्दी है तो ऑब्वियस बात है कि 25 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा, गर्मी का मौसम होगा। अभी तो मैंने समझाया आपको, ऊपर समझ गए आप। अब आप इसके क्वेश्चन लगाइएगा, अगर नहीं आएंगे या कोई इशू आएगा तो आप मुझसे पूछिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आगे तक जान खाएगा आपकी। थैंक यू।